हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 के आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे एग्जाम्स 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? भारतीय संविधान संशोधन को लेकर आया हुआ है। साथ में दोस्तों प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। यानी जो सीट हमारे सामने लगाई गई है, इन तीनों टॉपिक्स के मोस्ट क्वेश्चंस व मोस्ट फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। अब देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इन टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि हमारा आंसर है। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाते हैं। यही वजह है दोस्तों, हम आपको ऑप्शन यानी विकल्प से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंस से पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए दोस्तों हमें कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि 42वां कब हुआ था, 44वां कब हुआ था, 73वां कब हुआ था, 86वां, इसलिए हम इस पर भी पूरी तरह से जोर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हजार बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये भी आप लोग पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, जो कि आपका क्वेश्चन था भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं सबको हम लोग यहीं पे पूरी तरह से क्लियर करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। बात की जाए पहला संशोधन की, जो कि 1951 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 21वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1967 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? वो 8वीं अनुसूची है, क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट 24वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1971 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों हजार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। नेक्स्ट 44वां संशोधन 1978 देखेंगे। इस संशोधन के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। पूरी तरह से क्लियर रखेंगे दोस्तों। डाकली क्वेश्चन ये भी पूछा था है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, रेलवे आल एग्जाम 2024-25 का नया वर्जन PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। इसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा। पूरा आपका दोस्तों इसमें जनरल साइंस का स्पेशल PDF भी आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, और पूरा आपका दोस्तों करंट भी आएगा। इन सब के दोस्तों पूरे पाठ्यक्रम को 28 PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। तो दोस्तों पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वें संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 56वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट 69वां संशोधन देखिए जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो दिल्ली को दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, किस संशोधन के द्वारा? 69वें संशोधन के द्वारा, जो कि 1991 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िए, 86वां देखिएगा दोस्तों जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के दोस्तों जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे और यही आपका 11वां दोस्तों मूल कर्तव्य भी है, आप लोग जानते हैं। और आर्टिकल 21 का जो हमारा मूल अधिकार है, इसमें दोस्तों ये संवैधानिक बनाया गया और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, 91वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित दोस्तों मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। दोस्तों कॉन्सेप्चुअल भी इसको पूरी तरह से ध्यान रखें, कई ट्रेंड से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में ही किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। वो कौन सी भाषाएं? मैथिली है, डोगरी है, बोडो और संथाली। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, 101वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 2016 में किया गया। अब करंट साल तक हम लोग इसको पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है GST कैसा टैक्स है, तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ेंगे, GST ने वस्तुओं सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। नेक्स्ट 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे। 105वां देखिए संशोधन जो कि 2021 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC/BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और लास्ट आपका 106वां संशोधन है जो कि 2003 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। और यही है दोस्तों आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कि महिला आरक्षण विधेयक 2023। ध्यान रखेंगे। तो 3 टॉपिक्स एक साथ दोस्तों आपके क्वेश्चन व आंसर में ऐड हुए थे, जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स व रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। दोस्तों कारण है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपके SSC में भी और रेलवे में भी कई आपकी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका दोस्तों SSC में भी Tier 2 है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों
कि बहुत सारी वैकेंसीज का आपका दोस्तों एग्जाम डेट भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के लिए आपको अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए इसको दोस्तों डिटेल में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है और वहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी एमटीएस भी आपका समाप्त हो चुका है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल वैसा ही आपका लगा ही है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके व मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर का भी दोस्तों स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ दोस्तों पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे हम लोग सीरियल से 3 टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तीनों आपके दोस्तों सुपर टॉपिक्स हैं, ये आपके मिसलेनियस के चैप्टर से आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लोक नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व से क्वेश्चन आते हैं उनको भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा सबसे पहले आप लोग जानते हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके लोकेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक तरफ दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों आप एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये हमारे लोकेशन से रिलेटेड थे जो कि आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां पे शास्त्रीय नृत्य को A to Z यानी बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वो संबंधित हैं। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। तो जो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है आप लोग कलेक्ट कीजिएगा। क्या दोस्तों भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना था? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलर मेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे दोस्तों तो रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। यही वजह है दोस्तों कि हम आपको विकल्प यानी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों कथकली लगा हुआ जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आप लोग कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली ही है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका कथक लगा हुआ जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन,
जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? तो कथक के। एक साथ दे दिया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। ध्यान रखेंगे। एक बात ऑलरेडी हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी हमारे दोस्तों इस पीडीएफ को परचेस कर चुके हैं, हो सके दोस्तों आप लोग उनको थोड़ा सा दोस्तों इन्वेस्ट कीजिए, प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए। प्रिंट आउट निकलवाने से अच्छी खासी सीट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाएगी। पीडीएफ को दोस्तों इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपकी एक साथ क्लियर भी हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आप लोग कलेक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, जो भी टॉपिक्स हम बता चुके दोस्तों हमारे द्वारा उठाया जाता है उनको वहीं पे हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी बुक्स से आपके मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़िएगा। मोहिनीअट्टम देखेंगे दोस्तों जो कि केरल का ही शास्त्रीय थे। यहाँ से जितने क्वेश्चन निकलते हैं, पहला है मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। आगे बढ़िएगा। मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट, आपका ओडिसी लगा हुआ जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी है। अब ओडिसी नृत्य कलाकार देखेंगे, सोनल मानसिंह, केलू चढ़मुखपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणगरही और माधवी मुद्गल। पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला आपका मणिपुरी लगा हो जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग कलेक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में क्या आता है? तो मणिपुरी है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी, गोपाल सिंह। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। लास्ट दोस्तों आपका सत्रिया लगाओ जो कि दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो फैक्ट निकलते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार, सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी, रूपरानी दास बोरा। इतना आप अच्छे से कलेक्ट रखते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस कभी मिस नहीं हो सकते। और आप जानते हैं कि एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। पीडीएफ के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों। एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का नया वर्जन ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों बिहार एसएससी जो 10+2 2023 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका नया वर्जन कंबाइन पीडीएफ दोस्तों, इसका नया वर्जन दोस्तों पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। ये तीसरी बार किया गया है। और यूपी SSS से जुड़े दोस्तों विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा दोस्तों नए वर्जन रेडी किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग इसके सेकंड टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक आपका क्या दोस्तों, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य आप लोग दोस्तों कलेक्ट कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक आपका लोक नृत्य है। इसके बाद में आप लोग कलेक्ट करेंगे यहीं पे दोस्तों भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार। तो चलिए सब कुछ कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों रिवीजन आपको जरूर करने हैं, इसलिए सारे टॉपिक्स कम समय में दोस्तों हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं। रिवीजन नहीं करते हैं दोस्तों, केवल पढ़ते जाते हैं तो उस पढ़ाई का यानी उस प्रिपरेशन का मतलब निकलने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन था हमारा घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग असम से। तो सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये 5 लोक नृत्य और भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका सुपर रहेगा। कट घोड़वा, धोबिया, कर्मा, सरहुल, ये भी चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
बिहार के आप देखेंगे दोस्तों तो बरुआ बखाइन, सोहराई, झिझिया, धुबिया, लोंडा, उसके बाद में जट जाटिन और कटघोड़ा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार और झारखंड के थोड़े बहुत कल्चर आपस में मिलते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं राज्यों का बंटवारा हुआ था। तो वहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन आपके एग्जाम्स में आता है क्लियर आता है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो कठपुतली, घूमर, पढ़िहारी, गणगौर, बगरिया और तेरह ताली 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुजरात का गरबा और डांडिया का पारंपरिक लोक नृत्य है। गणपति भजन इसमें और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल का जात्रा, बाउल, काठी, ढाली, मरसिया 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का लावड़ी आपका सुपर रहेगा। तमाशा हो गया, बोहदा, मौनी, लेजम, दही कला और गौरीसा। केरल के लोक नृत्य देखेंगे ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया, मारामोन हो गया। उत्तराखंड के चोफला, कजरी, झोटा और चाचीरी। कर्नाटक के देखेंगे यक्षगान आपका सुपर रहेगा। करगा और कुनीता भी ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में पंडवानी, मुंदड़ी, गौडो और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों, छत्तीसगढ़। यहाँ के लोक नृत्य आप लोग देखेंगे तो दोस्तों सुआ हो गया, रावत नाच और डागला तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का दोस्तों रासलीला हो गया, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के जयंती हो गया, जद्दा हो गया, छारुआ हो गया, डांगी और सांगला, इसमें जद्दा आपका सुपर है। पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे, गिद्धा आपका सुपर रहेगा, भांगड़ा भी सुपर है, धमाल भी सुपर है। मेघालय के लाहो और वांगला ध्यान रखेंगे। नागालैंड के चौंग आपका सुपर है। खैवा और कुमीनागा भी ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली, हिकात तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मखोटा, मोपिन, सोलुंग, लोसार और चोकुम, इतना आपको प्रिपेयर रखने ही होंगे दोस्तों, अगर लोक नृत्य से आपको अपने क्वेश्चंस सही करने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हम लोग दोस्तों इसके तीसरे टॉपिक्स की ओर। क्वेश्चन अगला दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, भारत के जो प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व हैं, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। आप देखेंगे दोस्तों इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सभी मोस्ट फैक्ट को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। टॉपिक क्या दोस्तों हमारा, भारत के जो प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूरपुरम उत्सव, दोनों ध्यान देंगे, एक केरल में आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। जगन्नाथपुर पूरी दोस्तों रथ यात्रा महोत्सव आपका उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों आपका मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोनों एक साथ ध्यान देंगे, ये राजस्थान में मनाया जाता है। हरेला पर्व आपका उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नवस पुथांडु ये तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। सांग महोत्सव आपका हरियाणा में आयोजित किया जाता है। संगई महोत्सव, लाई, हरोबा दोनों मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगादि पर्व, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये हरियाणा दोस्तों कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव आपका बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्योहार, बिहू और नट पूजा तीनों के साथ ध्यान रखेंगे, ये असम में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया, नौटंकी और सरकुला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ, दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी चारों के साथ ध्यान रखेंगे, ये पंजाब में मनाया जाता है। गरबा डांडिया आपका गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल जात्रा आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। इतना आप दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट रखते हैं। आपका शास्त्रीय नृत्य, आपका लोक नृत्य और भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व, कोई भी फैक्ट, कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम्स में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत
1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है और अमेरिका 1790 में 10 के जनगणना शुरू कराने वाला देश है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला डाटा क्या दोस्तों आपका, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 17.7% थी। इसको आप रट के रखेंगे। नेक्स्ट, 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक कितना -0.31% हो गई और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका जनगणना 2011 स्टार्ट होगा। जो डाटा निकल के आया जनगणना 2011 से वो आप लोग कमेंट दोस्तों पूरी तरह से कलेक्ट करना शुरू करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 यानी एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें पुरुष की बात की जाए तो 51.47% एवं महिलाओं की बात की जाए तो 48.53%। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% एवं ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8%। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो सिक्किम है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब इसी के साथ आप केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा सबसे कम जैसे हम लोग राज्य को कवर करेंगे क्रम से, वहीं पे दोस्तों हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी पूरी तरह से कवर करेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय कितना यहाँ का 27.95% एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है -0.6%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली कितना है का 55.9% एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है कितना है का 6.3%। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सबसे पहले इसमें राज्य देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है कितना है 1106 एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है कितना यहाँ का केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है कितना का 11,322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर जरूर ध्यान रखिए, डिफिनेशन भी पूछ जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जरूर ध्यान रखिए। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना यहाँ का केवल 46। आगे बढ़ेंगे। अब अगला दोस्तों आपका डाटा लिंगानुपात का लगा हुआ। सबसे पहले भारत का लिंगानुपात देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है कितना 1084 एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है कितना यहाँ का दोस्तों 879। लिंगानुपात की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या को अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो पुदुचेरी है कितना यहाँ का 1037 एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है कितना यहाँ का 618। आगे बढ़िएगा। अब एक नोट लगा है, सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे फिर डाटा कलेक्ट करेंगे। क्या है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका डिफिनेशन भी डाल दिए हैं। अब चलिए शिशु लिंगानुपात आप लोग कवर कीजिए। सबसे पहले भारत का शिशु लिंगानुपात दोस्तों 919 है। अब स्टेट देखिए यानी राज्य में तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है कितना है 972 एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला
राज्य वो हरियाणा कितना यहाँ का 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना यहाँ का 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है कितना यहाँ का 871। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, एक डिफिनीशन फिर लगा है किसका दोस्तों, देखते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है, यानी साक्षरता आप कवर करेंगे। सबसे पहले भारत की साक्षरता देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। अब राज्य में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो केरल है कितना है 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है कितना है 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है कितना है का 76.2%। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला डाटा क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, ध्यान रखेंगे 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है कितना 37.8%। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है कितना यहाँ का 10%। दोनों तरफ से घुमा के दे दिया गया। किसी भी ट्रेंड से अगर इस कंटेंट को आप प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों तो आपके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश देखिए तो 97.5% है दिल्ली का। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है का 37.7%। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी अब एससी की बात हो रही है, कुल संख्या कितनी है पहले तो 20.14 करोड़ है। अब दोस्तों किस राज्य के शासित प्रदेश में ज्यादा है कम है ये देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला राज्य के शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अब दोस्तों प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला केंद्र राज्य के शासित प्रदेश तो पंजाब है 31.9%। पूरी तरह से आपको ध्यान रखनी है। एक छोटा सा नोट देखिए उसी का है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। डाटा उसी का था। आगे बढ़ेंगे। अगला फैक्ट आपका क्या दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है कि कुल संख्या कितनी है 10.43 करोड़। अब देखिए राज्य के शासित प्रदेश किसमें ज्यादा है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजात जनसंख्या वाला राज्य के शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। प्रतिशत में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजात एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य के शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है 94.8%। ध्यान रखेंगे। इसका डाटा क्या कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती। ध्यान रखेंगे। ये आपका दोस्तों जनगणना 2011 का डाटा था। आप थोड़ा सा यहाँ पे फैक्ट देखिए दोस्तों, जो 2021 की जनगणना का है, जो जनगणना अभी तक हो नहीं पाई आप लोग जानते हैं, लेकिन ये कभी भी कराई जाएगी। करंट में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आंसर हो चुका है। 2025 में करवाई जाएगी कि जनगणना, और ये कभी भी करवाई जाएगी 2021 के नाम से ही जानी जाएगी। तो यहाँ से जो फैक्ट अभी निकलता है दोस्तों, 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। और दोस्तों इनके आयुक्त हैं श्री विवेक जोशी। 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जन भागीदारी से जन कल्याण है। और 2021 की जनगणना दोस्तों भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। पूरी तरह से आपको ध्यान रखनी। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। आपका सुपर टॉपिक ये भी आप लोग जानते हैं। बहुत सारी डाटा, बहुत सारे दोस्तों फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके A to Z यानी बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को भी हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना थी। टॉपिक है हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों पॉइंट्स के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट,
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का था, आप लोग जानते होंगे। अब प्लानिंग कमीशन की बात हुई तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकलते हैं, आप लोग जानते हैं, कलेक्ट कीजिए। तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950, डेट नहीं भूलेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखेंगे, किया गया था। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, आप लोग जानते हैं, जैसे वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं। लेकिन योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन हमारा था दोस्तों, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं था। इसे 10 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा गठित किया गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है दोस्तों हमारा भारत की पंचवर्षीय योजना। बात की जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात की जाए सबसे पहले दोस्तों, तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। मॉडल की बात की जाए तो हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था इसका औद्योगिक कृषि विकास। ध्यान रखेंगे, नोट देखिए। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लगाई गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, कितने भी बुक से मुझे मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े दोस्तों, जो टॉपिक्स उठाए गए 100% वहीं पे कवर है। हर टेंस से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है और ये पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। समयधि की बात की जाए अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। मॉडल की बात की जाए पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। नोट देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे कि राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया और दुर्गापुर क्रमशः जरूर ध्यान रखें जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता कृषि में उद्योग का विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना से जो फैक्ट निकलते हैं कलेक्ट करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही, इसलिए इसे एक असफल योजना माना जाता है। यही बार बार पूछा था। जिसके मुख्य कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। नेक्स्ट, तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद सरकार को योजनाओं का जरूर ध्यान रखें 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी और इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति की शुरुआत भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ध्यान रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए मॉडल डीआर गार्डिगल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। 3 क्वेश्चन यहाँ से सुपर है। पहला देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना। तीनों सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की ओर। देखिएगा, बात की जाए दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की, तो मुख्य उद्देश्य इसका गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन यहाँ से सुपर है आपके। पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? अब ये बताने की आवश्यकता नहीं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयधि 1980 से 85 दोस्तों। मुख्य उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अब यहाँ से मोस्ट फैक्ट आपके निकलते हैं। देखिएगा, पहला है किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। यहीं से ध्यान रखेंगे। और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की सिफारिश पर कब 1982 में क्या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। बात की जाए दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 1985 से 1990। मुख्य उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 1992 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। मोस्ट वन फैक्ट है आपका। नेक्स्ट, नवी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। आगे बढ़ेंगे। बात की जाए दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 2002 से 2007। मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए समयावधि 2012 से 17। मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा तृतीय
दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? आपका ये भी सुपर टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछा था। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों ये टू जेड कंप्लीट सेट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। जरूर ध्यान रखें, यह ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला पंचायत। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है। इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मानता है। एक भी फैक्ट इसमें से आपको मिस नहीं करने हैं। अब 4 क्वेश्चन आप लोग पहले कलेक्ट कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देखिए, क्या है? पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जो समितियां हैं दोस्तों, उनको आप लोग कलेक्ट करेंगे। अलग अलग टेंसेस भी बताने के लिए कौन सी समिति किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हनुमंतराव समिति 1983 में गठित हुई थी, इसी से रिलेटेड है। जी.बी. के राव समिति इसी से रिलेटेड है, 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। और थुंगा समिति दोस्तों 1989 में। ध्यान रखेंगे ये समितियां दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला फैक्ट आपका क्या कह रहा है? 4 क्वेश्चन आप कलेक्ट करेंगे, टॉपिक आपका अच्छे से कलेक्ट हो जाएगा। पहला क्या है? ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे भी दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि और भी साइंस के अगर करंट के हम यहाँ पे टॉपिक लगा देते हैं तो आपका वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।